Hello students, this is Rachna Dikshit and welcome to RS Group of Schools online classes। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं महासागरीय जल की गतियाँ एवं इसकी विशेषताएं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पृथ्वी के धरातल के बारे में हमने चर्चा की थी और पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महासागरीय जल की विशेषताएं एवं गतियां। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर को। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल चक्र के माध्यम से यह लगातार अपना रूप बदलता रहता है। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से जल लगातार अपना रूप बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं स्थल के बीच प्रसारित होता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। महासागरों के जल का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से हम घरेलू कार्यों के लिए या सिंचाई के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पानी होता है वो कैसा होता है? खारा होता है। इसका कारण ये है कि समुद्र में जो नदियाँ मिलती हैं वे अपने साथ साथ बहुत सारी चीज़ों को बहा करके ले जाती हैं जो समुद्र के पानी में मिल जाते हैं। लेकिन ये जो कण होते हैं और जो पदार्थों के और भी कण होते हैं, तो समुद्र का जल जब वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर उठता है, बादल बनते हैं, परंतु जब ये जो पदार्थ जो नदियाँ बहा कर ले गई हैं, ये पदार्थ जो है समुद्र में ही रह जाते हैं। इस प्रकार समुद्र में लवण की मात्रा, वाष्पीकरण की मात्रा एवं समुद्र में मिलने वाली नदियों पर निर्भर करती है। समुद्र जल की औसत लवणशीलता लगभग कितनी नापी गई है? 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में मापी गई है। वैसे ही पृथ्वी की जो सतह है, सतह पर पानी की बहुतायत एक अनोखी विशेषता है जो सौर मंडल के अन्य ग्रहों से इसे अलग करती है और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह माना जाता है। पृथ्वी के जलमंडल में मुख्यतः क्या है? महासागर हैं। लेकिन तकनीकी रूप से दुनिया में उपस्थित अन्य जल के स्रोत जैसे अंतर्देशीय जो हमारे ये समुद्र हो जाते हैं, झीलें हो गई, नदियाँ हो गई और 2000 मीटर की गहराई तक जो हमारा भूमिगत जल सहित जो है वो शामिल होता है। तो पानी के नीचे की सबसे गहरी जगह जो कि 10,911.4 मीटर की गहराई के साथ प्रशांत महासागर में मारियाना ट्रेंच की चैलेंजर डीप मानी जाती है। बच्चों, पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और पृथ्वी के संपूर्ण जल का 97.3% भाग महासागरों और समुद्रों में स्थित है, जो कि किस रूप में है? खारे या नमकीन के रूप में है। महासागर और समुद्र के जल में बड़ी मात्रा में लवण घुले हुए होते हैं, जिससे उसका पानी हम सब जानते हैं कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। तो समुद्र का जल सदैव कैसा है? गतिशील रहता है। मतलब एक ये भ्रांति मानी गई कि नहीं, पानी जो है समुद्र का स्थिर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। समुद्र का जो जल होता है वो सदैव गतिशील रहता है, चाहे यह गति क्षैतिज रूप में हो या लंबवत रूप में हो। समुद्र के जल में 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। पहली है लहरें, दूसरा है ज्वार भाटा और तीसरी है महासागरीय धाराएं। आइए देखते हैं लहरें किसे कहते हैं। तो लहरें क्या होती हैं कि समुद्र पर चलने वाली हवा बड़ी तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लहरें कहते हैं। लहरें कितनी बड़ी होंगी ये इस बात पर निर्भर करती है कि पवन यानी हवा कितनी तेज है। तो समुद्र तट के समीप आप इन लहराती हुई मतलब जैसे हम लोग समुद्र के किनारे अगर या नदी के किनारे सपोज दैट समुद्र को इमेजिन ना करके हम नदी को इमेजिन करते हैं, तो उसमें देखा होगा जैसे हवा चलती है वैसे वैसे पानी की में तरंगे होती, या फिर हम नदी या तालाब में कोई पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर या कंकड़ जब हम फेंकते हैं तो तालाब या झील में पानी की तरंगे उठती हैं। उसी प्रकार समुद्र पर चलने वाली हवा बड़ी तरंगे उत्पन्न करती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? लहरें कहते हैं।
लहरें कितनी बड़ी होंगी ये तो इसी बात पर निर्भर करता है कि हवा कितनी तेज़ है। तो तूफान के समय जब पवन की गति बहुत तेज़ होती, यानी जब हवा की गति तेज़ होती है तो लहरें जो है बहुत कैसी होंगी, ऊंची। जब हवा की गति तेज़ होगी तो लहरें कैसी हो जाती हैं, ऊंची हो जाती हैं। तो कभी कभी ये लहरें बहुत विनाशकारी होती हैं और यह विनाश जो है ये प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और मनुष्य से संबंधित भी हो सकता है। तो बहुत विनाशकारी ये लहरें होती हैं और सुनामी ऐसी ही एक बड़ी लहर है। ये लहरें भूकंप, महासागरों के नीचे ज्वालामुखी उद्गार या ऐसी अन्य हलचलों से उत्पन्न होती हैं। आजकल लहरों की शक्ति का प्रयोग किसमें किया जाने लगा है, विद्युत उत्पादन में। किसमें, विद्युत उत्पादन में लहरों का उपयोग किया जाने लगा है। समुद्र के अंदर आने वाला जो भूकंप है, ज्वालामुखी विस्फोट है या भूस्खलन समुद्र जल की विशाल मात्रा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। समुद्र में भूकंप आदि के कारण उत्पन्न जो है 15 मीटर तक ऊंची लहरें जो है क्या कहलाती हैं, सुनामी कहलाती हैं। सुनामी कहलाती हैं। अब तक की मापी गई सबसे बड़ी ऊंची सुनामी लहर कितनी थी, 150 मीटर जिसकी ऊंचाई थी और ये लहर जो है 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से चलती हैं। अब साल 2004 में आए सुनामी के कारण भारत के तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। इस सुनामी में अंडमान प्लस निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है, जो दक्षिण में स्थित है, उसको हम क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट। वो क्या था, जलमग्न हो गया था। अब दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ज्वार और भाटा के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं। समुद्र का जल प्रतिदिन नियमित अंतराल पर 2 बार उठता है और 2 बार नीचे गिरता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वार और भाटा कहते हैं। आइए इसको और समझते हैं। देखिए, एक दिन में 2 बार समुद्र तल के जल का लयबद्ध तरीके से ऊपर उठना। ऊपर जब उठता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊपर उठना, तो उसको हम ज्वार कहते हैं और उसका नीचे गिरना क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। ऐसा चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण होता है। जब सागरीय जल यानी सागर का जल अपने उच्चतम स्तर पर उठते हुए किनारे के ज़्यादातर हिस्सों को ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। और उच्च ज्वार कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, जब सन, मून और पृथ्वी एक ही सीध में होते। मान लीजिए ये सन है, ये मून है और ये अर्थ है। जब सन मतलब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तब क्या आता है, उच्च ज्वार आता है। इसीलिए अमावस्या व पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। उच्च ज्वार जो है उसमें क्या होता है कि अमावस्या व पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में रहते हैं। तो आपने देख लिया, इन तिथियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संयुक्त प्रभाव के कारण जो है ज्वार की ऊंचाई जो है सामान्य ज्वार से कुछ ज़्यादा ऊपर हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, बृहद ज्वार या उच्च ज्वार कहते हैं। लेकिन उच्च ज्वार के विपरीत शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा
पृथ्वी के केंद्र पर क्या बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। इस कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को भिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं। फलतः इस समय उत्पन्न ज्वार औसत से 20% कम ऊंचे होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, निम्न ज्वार या लघु ज्वार कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसको कैसे समझ सकते हैं कि उच्च ज्वार के विपरीत जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी समकोणिक स्थिति में होती है तो निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, इसलिए दोनों पक्षों को, अष्टमी या सप्तमी को निम्न ज्वार होता है। अब थर्ड नंबर पे जिसका जो थर्ड पॉइंट है, पृथ्वी की गतियों का जो थर्ड पॉइंट है वो है महासागरीय धाराएं। देखते हैं महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। बच्चों, महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की ऐसी धाराएं होती हैं जो महासागर की सतह पर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती हैं। कैसी दिशा में चलती हैं, निश्चित दिशा में चलती हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराएं गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं कि महासागर के जल के सतत एवं निर्दिष्ट दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। वस्तुतः महासागरीय धाराएं महासागरों के अंदर बहने वाली उष्ण या शीतल नदियां होती हैं। प्रायः ये हम लोग मानते हैं कि महासागरों में जो पानी होता है वो स्थिर होता है, वो उसमें कोई गति नहीं होती, लेकिन ये जो है गलत कथन है। पृथ्वी में 3 तरह की गतियां होती, पहला हमने पढ़ा लहरें होती हैं, दूसरा ज्वार भाटा होता है और तीसरी क्या होती है, महासागरीय धाराएं होती हैं। तो महासागर का जल निरंतर एक नियमित गति से बहता रहता है और इन धाराओं के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक धारा में प्रमुख अपवहन धारा जो है ड्रिफ्ट क्या मानी जाती है, ड्रिफ्ट करंट एवं स्ट्रीम करंट होती है। एक स्ट्रीम करंट की कुछ सीमाएं होती हैं, जबकि अपवहन धारा करंट के बहाव में कोई विशिष्ट सीमा नहीं होती है। पृथ्वी पर रेगिस्तानों का निर्माण जलवायु के परिवर्तन के ही कारण होता है। स्टूडेंट्स, भूमध्य रेखा के पास हमने मतलब जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ को जो 2 बराबर भागों में बांटती इक्वेटर रेखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा के पास जो है गर्म महासागरीय धाराएं बनती हैं और वे ध्रुवों की ओर चलने लगती हैं। ध्रुव कौन कौन से होते हैं आपके, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की तरफ जाती हैं। महासागरीय धाराएं जिस क्षेत्र से बहती हैं वहाँ के तापमान की स्थितियों को प्रभावित करती हैं। जैसे गर्म धाराएं सतह के तापमान को क्या करेंगी, बढ़ा देंगी, वैसे क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं दुनिया में मतलब मछली पकड़ने के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते हैं। जापान का तटीय क्षेत्र और उत्तर अमेरिका का पूर्व तट जो है इसके उदाहरण लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ से एक क्विक रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले देखते हैं कि जो पृथ्वी का जल होता है वो कितने भागों में पाया जाता है, 3 रूपों में। मतलब पृथ्वी की जल की कितनी गतियाँ होती हैं, 3 गतियाँ होती हैं, लेकिन पृथ्वी का जल कितने रूपों में पाया जाता है, 3 रूपों में पाया जाता है। पहला तरल, दूसरा ठोस और तीसरा गैस के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की महासागरीय जल की गतियाँ कितनी होती हैं, तो महासागरीय जल की 3 गतियाँ होती हैं। पहला हमने पढ़ा लहरें, समुद्री लहरें, और दूसरा ज्वार और भाटा, और तीसरी महासागरीय धाराएं। नेक्स्ट हमने पढ़ा जल चक्र क्या होता है। तो जल का विभिन्न रूपों में परिवर्तन होना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, जल चक्र कहलाता है। पृथ्वी पर कुल जल की मात्रा सदैव समान रहती है। कैसी रहती है, समान रहती है। और जल की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। हमें इसका कैसा प्रयोग करना चाहिए, सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए और इसका संरक्षण करना चाहिए। पृथ्वी पर जल का अधिकांश भाग जो है, जो कि किन किन रूपों में पाया जाता है, तो महासागरों में है, परंतु महासागरों का जल कैसा होता है, खारा होता है। अतः हम इसका जो है प्रत्यक्ष रूप में या सीधे डायरेक्टली जो है इसका हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि महासागरों का जल जो है वो स्थिर नहीं होता है, कैसा होता है, गतिमान रहता है। तो महासागरों में जल की गति की लहरें हमने पढ़ी है, जो लहरें गति होती है वो लहरों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और महासागरीय धाराओं के रूप में होती हैं। समुद्री तरंगे
पवन की गति के कारण उत्पन्न होते हैं। समुद्र में जो तरंगे, जो लहरें होती हैं, वो किसके कारण होती? हवा की गति के कारण होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि समुद्र का जल नियमित रूप से प्रतिदिन एवं निश्चित समय के अंतराल पर 2 बार ऊपर उठता है तथा नीचे गिरता है, जिसको हम क्या कहते हैं? यस, ज्वार भाटा कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि समुद्र का जल एक निश्चित दिशा में निरंतर बहता रहता है या चलता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? समुद्री धारा कहते हैं। और इसका कारण जो है क्या है? पृथ्वी की घूर्णन तथा पवन की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो धाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्र यानी निम्न अक्षांशों से ध्रुवीय क्षेत्रों यानी उच्च अक्षांशों की ओर चलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गर्म धाराएं। तथा जो धाराएं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखीय प्रदेशों की ओर जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ठंडी धाराएं कहते हैं। और समुद्र धाराएं तटीय क्षेत्रों की जलवायु में परिवर्तन करती हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको